मुहर्रम के मुक़द्दस अय्याम के दौरान नक़ब ज़नी के मुसलसल पेश आ रही वारदातों से लोगों और अज़ादारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ज़िला बारामूला के अहमदपुरा पटन में रात के दौरान नक़ब ज़नों ने उस वक्त एक घर से लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात और नकदी रक़ूमात पर हाथ साफ किए जब अफराद खाना जुलूस अज़ा में शिरकत करने गए थे। मुतासिरीन की एक बेटी की मुहर्रम के महीने के बाद शादी होने वाली थी, इसके लिए इन्होंने ये जेवरात जमा कर रखे थे। मीरगुंड पटन में भी रात के दौरान ऐसी ही वारदात पेश आई। उधर ज़ियारत बाबा पैमुद्दीन रेशी और चंडी लोरा टंगमर्ग में भी नक़बज़नों ने दिन दहाड़े 2 गाड़ियाँ उड़ा दी। हरिवंटू टंगमर्ग में 1 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 80,000 नकदी उड़ा ली गई। पुलिस पोस्ट कंगम डारा ने अहमदपुरा में जाए वारदात का मुआयना करके केस दर्ज कर लिया है। यहाँ पे अलमी शरीफ था और बहुत सारे पूरे इलाके के लोग उसमें शामिल थे। तो 1 घंटे में ये सब हुआ है। यहाँ पे जो हमारे अंकल है वो यहाँ से निकल गए और 10 बजे वहाँ से वापस आके जब देखा तो यहाँ पे पूरा खाली था और पूरी जेवरात लेके गए हैं, जो कि अभी मुहर्रम सफ़र के बाद आने वाली शादी थी तो उसमें सारा कुछ जितने भी जेवरात थे, जो भी सामान था शादी के लिए, वो सब लेके गया है। मेरी अब गुजारिश यही है कि यहाँ पे हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है, अगर उनको पता है कि इस टाइम पे शिया आबादी वाले सारे इलाके जो है वो इस टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं इन अयाम्स में, तो उनको कम से कम एक्टिव होना चाहिए, गश्त मारनी चाहिए, ताकि चोर को एक डर सा रहे कि मतलब ये वारदात अंजाम ना आ जाती। ये तो पहला वाक़ा है इस गाँव में, आजकल जो हुआ है पहला वाक़ा है। इस तरह ये लोग निकले हैं घर से, अलमी शरीफ के पीछे थे और वापस 10 बजे आकर उन्होंने घर में देखा टूट फूट हुआ था। घर में सब चोरी, इनकी शादी थी बच्ची की और ये जो भी सामान था, सोना था, और सब ले गए हैं। मुहर्रम के इन मुक़द्दस अयाम के दौरान जो नक़ब-ज़नी की वारदात है वो उनका न थमने वाला सिलसिला जारी है। यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मुतासिरीन हैं उन्होंने भी सवाल किया है कि इंतज़ामिया को मुहर्रम के अयाम के दौरान इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जो मुतल्लिका यहाँ पे पुलिस भी है उन्हें गश्त कराने की ज़रूरत है, गश्त लगाने की ज़रूरत है। और ये वारदातें सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि आज मीरगुंड पट्टन में भी ये वारदात हुई है। मलगुछन में भी इस मामले की एक कोशिश की गई है जहाँ पे चोर जो है फरार हो गए हैं। इसी तरह टंगमर्ग इलाके की अगर बात करें, गुज़श्ता 2 रोज से वहां बाबा ऋषि में कल गाड़ी चोरी हुई और उसके 1 रोज कबल यहाँ चंदीलोरा टंगमर्ग में भी एक गाड़ी की चोरी हुई है। और इस तरह यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं जो ये नक़ब-ज़न है, जो ये चोर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, अहमदपुरा पटन। पत्राचाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत को राहत नहीं मिली है। इन्हें 22 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। तहवील के दौरान अदालत ने संजय राउत को घर का खाना और दवा देने की इजाज़त दे दी है। संजय राउत अब तक ईडी की तहवील में थे। ख्याल है कि चाल के तामीर 9 के प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ था। एजेंसी का दावा है कि राउत और उनके ख़ानदान को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो इस वक्त राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत को पत्राचाल घोटाला केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज उनको अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी। 22 अगस्त तक इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। तहवील के दौरान अदालत ने संजय राउत को घर का खाना और दवा देने की इजाज़त दे दी है। संजय राउत अब तक ईडी की तहवील में थे, लेकिन अब इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। 22 अगस्त तक अदालती तहवील में संजय राउत रहेंगे। आपको बता दें कि चाल की तामीर 9 के प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ था, जिसके बाद एजेंसी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तहवील में ले लिया गया था और आज इन्हें इनकी तहवील की मुद्दत ख़त्म हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने इन्हें 22 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया है। तो अहम खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां पत्राचाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत को राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। उन्हें आज राहत नहीं मिली, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है उनको कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अदालत ने इन्हें राहत नहीं दी। इन्हें 22 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। तहवील के दौरान लेकिन एक इनके लिए रियायत मिली है कि संजय राउत को घर का खाना मिलता रहेगा और दवा देने की भी इन्हें इजाज़त मिल गई है। संजय राउत अब तक ईडी की तहवील में थे, आज इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां इन्हें 22 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पत्राचाल की तामीर 9 के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई थी और ये कहा जा रहा है कि राउत उनके ख़ानदान को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इससे
फायदा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री चौधरी बोस को इलाहाबाद में ट्रेन से उतार दिया गया। वो बनारस जा रही थी। जराये के मुताबिक राजश्री ज्ञानवापी पूजा अर्चना के लिए जा रही थी। इन्हें कुछ तंजीमों ने मदऊ किया था। इतला मिलने पर इंतजामिया ने राजश्री को ट्रेन से उतारकर पुलिस लाइन भेज दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद से आ रही है, जहां सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री चौधरी बोस को इलाहाबाद में ट्रेन से उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो बनारस से जा रही थी। जराये के मुताबिक राजश्री ज्ञानवापी पूजा अर्चना के लिए जाना चाह रही थी। इन्हें कुछ तंजीमों ने पूजा अर्चना के लिए मदऊ किया था, जिसके लिए वो जा रही थी और इन्हें इलाहाबाद में उतार लिया गया। इतला मिलने पर इंतजामिया ने राजश्री को ट्रेन से उतारकर पुलिस लाइन भेज दिया है। तो एक बार फिर बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री चौधरी बोस को प्रयागराज में ट्रेन से उतार दिया गया। वो बनारस जा रही थी। जराये के मुताबिक राजश्री ज्ञानवापी पूजा अर्चना के लिए जा रही थी। इन्हें कुछ तंजीमों ने यहाँ पर मदऊ किया था, जिसके लिए वो निकली थी। लेकिन पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली या इंतजामिया को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने राजश्री को ट्रेन से उतार लिया और पुलिस लाइन के लिए उन्हें भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुश्ताक से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मुश्ताक, बड़ी खबर आ रही है, सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती को इलाहाबाद या प्रयागराज में उतार लिया गया ट्रेन से। क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? आजम, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुजाहिदे आजादी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती है राजश्री चौधरी बोस। ये वंदे भारत ट्रेन से बनारस जा रही थी और इलाहाबाद जब ये ट्रेन पहुंची तो इनको जीआरपी ने बगैर किसी वजह बताए, कोई कॉज बताए हुए इनको उतार लिया वहां से। और फिर उतारने के बाद जो यहाँ इलाहाबाद का जो पुलिस लाइन है वहां ले गई और राजश्री बोस को वहां के गेस्ट हाउस में उनको ठहरा दिया गया है। पुलिस ने अभी ये नहीं कहा कि ना कि इनको हिरासत में लिया गया है, न इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि हमने इनको रोका है। ये बताया जा रहा है कि राजश्री बोस जो ज्ञानवापी मस्जिद में के जो परिसर है, वहां का जो कैंपस है, वहां पर कुछ हिंदू तंजीमें आज पूजा अर्चना का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। और उन्होंने राजश्री बोस को दावत दी थी कि ज्ञानवापी परिसर में जो पूजा अर्चना हो रही है उस प्रोग्राम में वो शामिल हो। इसके लिए वो वंदे भारत ट्रेन से बनारस जा रही थी। ये बनारस जब ट्रेन बनारस जाने वाली जो ट्रेन थी वो जब इलाहाबाद पहुंची है तो वहां से इनको उतार लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल इनको रोक करके गेस्ट हाउस में ठहरा दिया है, जो पुलिस लाइन का गेस्ट हाउस है। और उम्मीद है कि ये शाम तक छोड़ दी जाएंगी। पुलिस ने ऑफिशियली कोई बयान तो नहीं जारी किया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा है कि ये सावन का आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार होने की वजह जो सावन की जो पूजा अर्चना है वो आज वो खत्म हो जाएगी शाम तक। तो इस तरह से शाम को ये पूरा मामला एक तरह से खत्म हो जाएगा, तो इनको वापस कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल बनारस जाने की इजाजत दी जाएगी शाम तक, यानी इस ताल्लुक से कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया? मुश्ताक, पुलिस का ये कहना है कि जो देखिए जीआरपी ने दो बातें कही हैं ऑफ द रिकॉर्ड। एक तो ये कहा है कि जो राजश्री बोस को जो रोका गया है वो बनारस पुलिस की दरखास्त पर रोका गया है, क्योंकि वो बनारस जा रही थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो पूजा अर्चना होने का जो प्रोग्राम था उसमें शामिल होना चाह रही थी। इसलिए बनारस पुलिस की दरखास्त पर इलाहाबाद जीआरपी ने उनको इलाहाबाद स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन से उतार लिया। उतारने के बाद फिर इनको गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया है, पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में, और वो पुलिस की हिफाजत में है। पुलिस ने कहा है कि उम्मीद है कि शाम तक छोड़ दी जाएंगी, लेकिन जीआरपी ने यह भी वाजे किया है कि वो बनारस पुलिस के कंफर्मेशन के बाद ही वो उनको जाने देंगी। तो वो शाम का इंतजार कर रहे हैं कि बनारस पुलिस का क्या इंस्ट्रक्शन आता है, क्या हिदायत आती है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। लेकिन बहुत मुमकिन है कि राजश्री बोस वो शाम तक छोड़ दी जाएं। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश महकमे बिजली के 70,000 मुलाजमीन ने आज एक रोज़ा हड़ताल की है। मुलाजमीन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को न सिर्फ महकमे बिजली बल्कि आम बिजली सार्फिन के खिलाफ भी बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी अजला में महकमे बिजली के आम मुलाजमीन के साथ इंजीनियर भी हड़ताल में शामिल है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंड एम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के कन्वीनर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज 8 अगस्त को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो आज संसद में पारित होने वाला है, इसके विरोध में पूरे देश में सभी अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसकी इंटीमेशन कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी कंपनी प्रबंधन को दी जा चुकी है और आज हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जो संसद में आज पारित हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के विरोध में है। तो पत्राचाल घोटाला मामले में संजय राउत को राहत नहीं मिली है। उन्हें 22 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां समाचार माध्यम प्रशांत इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत, बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी, सुबह से भी लगातार हम बात कर रहे थे कि राउत को राहत नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे ही हुआ। 22 अगस्त तक उनको अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईडी ने जब संजय राउत को अदालत में पेश किया तो ईडी ने आज सबसे पहले सीधा कहा कि हमें अब ईडी कस्टडी की जरूरत नहीं है संजय राउत की, आप उन्हें जेल कस्टडी में भेज दीजिए। तुरंत इस बात को सुनते ही अदालत ने अपना डायरेक्शन शुरू कर दिया। अदालत ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में संजय राउत को भेजा जाता है। अमूमन जो जेसी होती है वो 14 दिनों की होती है। यही वजह है कि 22 तारीख तक जेल कस्टडी में संजय राउत को भेजा गया। ये प्रक्रिया खत्म होते संजय राउत ने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन अदालत में दी, जहां पर उन्होंने मांग की कि उन्हें जेल के अंदर खाने की, घर के खाने की सुविधा दी जाए, साथ ही साथ उनके दवाइयां जो है जो अस्पताल की तरफ से लिखी गई हैं वो उनको लेने की इजाज़त अदालत से दे। साथ ही उन्होंने एक बेड की मांग की थी, जिसे लेकर के अदालत ने कहा कि आपको खाना और दवाई घर का दिया जाता है, लेकिन बेड का जो मामला है वो जेलर तय करेगा। जेल का क्या क्राइटेरिया होता है, जेल में कौन सी चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जेलर इस चीज़ को तय करेंगे कि आपको जेल के अंदर बेड कैसे मिलेगा और किस हालात में मिलेगा और कौन सा बेड मिलेगा, क्योंकि बाहर से लाने की सुविधा जेल में नहीं होती है। फिलहाल अब जो है कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। अगले कुछ समय बाद संजय राउत को जो है मुंबई के अर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जेल कस्टडी होने के बाद एक कानून का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी संजय राउत के पास एक और ऑप्शन आ चुका है कि आने वाले दिनों में जमानत के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ईडी कस्टडी में थे तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था जहां पर आप जमानत के लिए अप्लाई करें। अब जेल कस्टडी होने के बाद उन्हें एक प्रावधान मिल चुका है जमानत के लिए अर्जी देने की, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल उनके लीगल टीम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अभी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। यानी अब कागजी कार्रवाई पूरी करके संजय राउत को मुंबई के अर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां पर अनिल देशमुख और नवाब मलिक पहले से ही बंद हैं। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग खत्म, काबीना में तौसीक कल हो सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है, जो एक सियासी घमासान मचा हुआ था महाराष्ट्र की सियासत में, खासकर काबीना को लेकर, उस पर अब एक तरह से मोहर लगती नजर आ रही है। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग हो रही थी जो कि खत्म हो गई है। काबीना में तौसीक कल हो सकती है। और अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हो रही थी, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, कुछ पता चल पा रहा है? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल, सीएम और डिप्टी सीएम की आज महाराष्ट्र में मीटिंग चल रही थी, मुंबई मीटिंग चल रही थी, क्या कुछ निकल कर सामने आया अमित? देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी ने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कल 11 बजे जो है शपथ समारोह हो सकता है और लगभग मैं आपको बताऊं 15 से 18 विधायक जो है
दोनों ही गुट के मिलाकर जो है वो शपथ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि पिछले लगभग 35 दिन के ऊपर हो चुका है और सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, जिससे बराबर निर्णय नहीं हो पा रहा है। कई जिलों में जो है बाढ़ की स्थिति है, किसान परेशान है, किसानों के लिए राहत नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं पुरानी सरकार के लिए गए निर्णय जो जनता के हित के लिए थे, उन निर्णयों को बदलने का काम सीएम और डिप्टी सीएम कर रहे हैं। तो लगातार आरोप जो है ये हो रहा था और बैठकों का दौर भी शुरू था। ये आज बैठक हुई यहाँ पे सीएम और डीसीएम की। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे जो राजभवन में 15 से 18 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और एक और खबर हमारे पास आ रही है कि 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच महाराष्ट्र मानसून विधानसभा का सत्र भी हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले विधान भवन में अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में विधान भवन कामकाज को चर्चा भी की गई और कल जो हमारे सूत्र ये भी बता रहे संसदीय कामकाज की बैठक है और ये बैठक तब होती है जब कोई अधिवेशन होने वाला होता है और अधिवेशन को लेकर तारीख और उसके कामकाज को लेकर जो है निर्णय इस बैठक में लिया जाता है, किस तरह का कामकाज होगा विधानसभा सत्र का। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 10 तारीख से 18 अगस्त के बीच जो है महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र भी चलेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि 15 से 18 मंत्री जो है वो शपथ कल ले सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या कहीं कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है? किस किस को बनाया जा सकता है? क्या इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही हैं महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 42 मंत्री हो सकते हैं, उसमें से एक सीएम भी होता है। अब सवाल यह है कि सीएम का निर्णय तो हो चुका है, बचे हैं मैं आपको बताऊं 41। अब 41 में 50 तो सिर्फ शिंदे गुट के पास ही हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल यही था कि नाराजगी होना लाजमी है, क्योंकि जिस किसी को मंत्री पद मिलेगा वो सारे खुश होंगे, जिसको नहीं मिलेगा उनकी नाराजगी होगी। और शिंदे गुट को समर्थन देने वाले लगभग 40 विधायक तो शिवसेना से ही हैं और 10 निर्दलीय हैं। बिल्कुल चाह में आए हैं जिनको मंत्री पद मिलेगा और जो लोग सीनियर हैं बीजेपी में, जो पिछली सरकारों मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी मंत्री पद मिलना चाहिए। तो ये खींचतान जो है वो निश्चित तौर पर एक सिरदर्द साबित हो सकता है शिंदे और फडणवीस के लिए। लेकिन इसी खींचतान के बीच कल 15 से 18 विधायक जो है वो लेंगे। छोटा मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये बताया जा रहा है और फिर अधिवेशन के बाद जो है आगे चलकर फिर और मंत्री को जो है बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि कितनों को बनाया जाएगा, जो नहीं बनेगा उसमें नाराजगी होगी, उसको शांत कैसे किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डर जो है वो शिंदे और फडणवीस को सता रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है यहाँ पर विधायकों की अयोग्यता से लेकर शिवसेना किसकी है इस मुद्दे तक, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी कहीं न कहीं चिंता जो है इन दोनों के मन में सता रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश महकमे बिजली के 70,000 मुलाजमीन आज एक रोज़ा हड़ताल पर है। मुलाजमीन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को न सिर्फ बिजली महकमा बल्कि आम बिजली सार्फिन के खिलाफ भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, महकमे बिजली के मुलाजमीन आज हड़ताल पर है, 70,000 मुलाजमीन बताए जा रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? आखिर इनका मुतालबा ये है कि अमेंडमेंट बिल जो है ये इनका दो चीजें का कहना है। इनका कहना है कि जब ये निजीकारी होगी तो निजीकारी के जरिए जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा और जो मुलाजमीन है उनकी मुलाजमत पर खतरा आएगा और इसके साथ साथ बिजली जो है वो महंगी हो जाएगी और आम सार्फिन को उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि हुकूमत जो 2022 अमेंडमेंट बिल ला रही है इसको वापस ले और इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में न दे। इस मामले को लेकर आज उन्होंने जो है एक दिन का अलामती हड़ताल की है और अगर हुकूमत इस बात को नहीं मानती है तो आगे इस पर और जो है वो हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, आज बताया जा रहा है इंजीनियर वगैरह भी हड़ताल पर है, तो आम लोगों को क्या कुछ किसी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? आदम ये अलामती हड़ताल है। तमाम लोग जो है ऑफिस में आए हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई को जो है मुतासिर नहीं किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हुकूमत मुतालबात को नहीं मानती है तो आगे हम ब्लैक आउट कर अपने मुतालबात के लिए धरने पर बैठेंगे। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जराये के मुताबिक जेडीयू अलग राह अख्तियार कर सकती है। जेडीयू सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल पार्टी अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बीजेपी इत्तेहाद से मुताल्लिक कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। यूँ तो जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद में तलखी कई महीने पहले दर आई थी, लेकिन आरसीपी के इस्तीफे के बाद ये तलखी मजीद बढ़ गई है।
देखिए, अगर हमने ये कहा था कि हम सरकार में शामिल हो या नहीं हो, गठबंधन के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, तो ये सबको समझना होगा कि देश में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड ही पुराना दल है एनडीए का, जो आज भी उनके साथ है। सारे दल जिन्होंने स्थापना काल से लेकर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, आज उनके साथ नहीं है। इस एकमात्र बचे दल को गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी जनता दल यूनाइटेड की है। बिहार में सियासी हलचल पर मरकजी वजीर अश्विनी चौबे का कहना है कि बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद मजबूत है। इन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामान और असेंबलियों के साथ मीटिंग सभी कर सकते हैं। नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश कुमार की मौजूदगी पर अश्विनी चौबे ने कहा कि कुछ इंतजामी वजूहात के सबब वो शिरकत नहीं कर सके होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें बिहार की सियासत जिस तरह से करवट ले रही है, सर कैसे देखते हैं सर इसे? भाई, बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, समझ गए। और इसलिए बिहार में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, ये अफवाहों का बाजार है। बिहार में हमारा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, आगे भी रहे। हाँ सर, जिस तरह से जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को पटना तलब किया है, उनकी बैठक में होनी है, ललन सिंह का जिस तरह से बयान आया है, उसे आप कैसे देखते हैं सर? भाई देखिए, संगठन का बैठक करना तो अपना अपना कर्तव्य होता है, ये बैठक होते रहता है, उसमें कौन बड़ी बात है। सर, कि जिस तरह से देखा गया कि नीतीश कुमार में जो है वो कल बैठक में भी नहीं आए, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं आए। उसके पहले जब अमित शाह गए थे वहाँ पर भी मुलाकात नहीं हो रही थी, इससे भी कयास लग रहे थे सर। भाई देखिए, कयास तो लगते रहते हैं। अब किसी का व्यक्तिगत कोई कारण होगा, कोई प्रशासनिक कारण होगा, कोई बीमारी होगा, कोई और भी कारण होगा। ऐसे मैं तो बिहार सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ कि इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि परिस्थिति के कारण नहीं आना, इससे कोई इस पर कयास लगाने की जरूरत नहीं है। आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि बिहार में हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। इनके मुताबिक रियासत में अदम इस्तेहकाम की सूरत-ए-हाल नहीं। इन्होंने कहा कि जो बेहतर होगा बिहार वो फैसला करेगा। आपने तो सारी बातें स्वयं बता दी, उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। खत्म।